इवनिंग एवरीवन। और मैं सभी का स्वागत करता हूँ हमारे दूसरे सेशन में जो एनर्जी सिस्टम्स इन प्रैक्टिस पे है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करेगा। हम ये एनर्जी सिस्टम की ज़्यादा थियरी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का पार्ट है, पर हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे वो समझेंगे। और इसलिए मैंने ये नाम चुना है कि एनर्जी सिस्टम्स इन प्रैक्टिस। सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी है क्या? तो एनर्जी, जो कि हिंदी में हम ऊर्जा बोलते हैं, एक एथलीट को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। सो द एनर्जी प्रोवाइड्स एन एथलीट द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। कोई भी कार्य करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब स्पोर्ट्स में अगर हम वर्क की बात करें तो स्पोर्ट्स में वर्क का मतलब है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होना, कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे आप कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कोई ना कोई एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसे हम वर्क बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब बिना एनर्जी या बिना ऊर्जा के आप ट्रेनिंग और कंपटीशन का फिजिकल वर्क नहीं झेल पाएंगे, और इसलिए एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये एनर्जी क्या है हम समझ गए, पर एनर्जी आती कहाँ से है? तो आप जो खाना खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होती है, और जब वो केमिकल बॉन्ड्स या हम बोलते हैं बांध ब्रेक होते हैं, सेल्यूलर लेवल पे होता है ये सब, जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में उस लेवल पे होता है ये सारी चीजें। तो जब वो चीज ब्रेक होता है, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं खाने के, तब आपको एटीपी मिलते हैं, जो हमारी बॉडी का यूजेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब एटीपी को आप यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं आपकी बॉडी में। तो ये चीज बनता है खाने से। खाने में जो केमिकल एनर्जी है उससे आपका एटीपी बनता है, और एटीपी की एनर्जी से आप वर्क कर पाते हैं। अब ये एटीपी कैसे रिलीज होता है ताकि आप मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सके, अब हम ये चीज देखेंगे। तो हाउ डज एटीपी रिलीज एनर्जी फ्रॉम मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो जब ब्रेन से सिग्नल आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, तब एटीपी मॉलिक्यूल, ये जो आपने देखा अभी, वो एटीपी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक एडिनोसिन होता है और 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते हैं। अब क्या होता है, एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब जब वो ब्रेक होगा तब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलेगा, मतलब एडिनोसिन तो है ही और 2 फॉस्फेट मिलेंगे, और साथ ही में एक ब्रोकन फॉस्फेट मिलता है जो अलग हो गया, और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी हमारी बॉडी में यूजेबल एनर्जी एटीपी से ऐसे रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी है, ये जो एटीपी है, हमारे मसल सेल्स में स्टोर्ड होता है, पर वो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत छोटी सी कैपेसिटी है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है वो स्टोरेज कैपेसिटी। तो 80 से 100 ग्राम ही वो स्टोर कर सकता है। तो अब आपको काम तो करते रहना है, तो काम करते रहना है तो उसके लिए एटीपी स्टोर्स भी आपको चाहिए होंगे। तो वो जो एटीपी स्टोर्स है, उनको फ्यूल करने के लिए, उनको और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में 3 एनर्जी सिस्टम्स होती है। तो ये 3 एनर्जी सिस्टम्स है। पहली जो है वो फॉस्फोजन सिस्टम है, जिसको हम एटीपी पीसी सिस्टम बोलते हैं, या फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम बोलते हैं, या पीसीआर सिस्टम बोलते हैं, बहुत सारे अलग नाम है, एलैक्टिक सिस्टम बोलते हैं, पर हम आज जो यूज करेंगे वो है फॉस्फोजन सिस्टम। दूसरा एक सिस्टम है वो है ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। इसके भी अलग अलग काफी नाम है,
पर आज हम ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम यूज करेंगे। और तीसरा जो है वो है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। अब इसमें पहले जो दो सिस्टम्स है, फॉस्फोजन सिस्टम और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है एटीपी बनाने के लिए, तो वो बहुत क्विकली प्रोड्यूस कर सकते हैं एटीपी। और इसी वजह से हम इनको बोलते हैं, इन दोनों सिस्टम्स को बोलते हैं एनएरोबिक सिस्टम, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो तीसरा सिस्टम है ऑक्सीडेटिव सिस्टम, उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इस वजह से इस सिस्टम को हम एरोबिक सिस्टम बोलते हैं। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। एक, तीनों एनर्जी सिस्टम एक साथ स्टार्ट होती है जब भी आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं तेज दौड़ रहा हूं तो फॉस्फोजन सिस्टम ही यूज होगा, अगर मैं बहुत स्लो दौड़ रहा हूं तो सिर्फ ऑक्सीडेटिव सिस्टम यूज होगा। नहीं, तीनों एनर्जी एक साथ स्टार्ट होती है जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सी एनर्जी सिस्टम ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेगी, वो डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी और आपके ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी पे। मतलब आप कितना एफर्ट लगाने वाले हो वो एक्टिविटी में, और आपकी एक्टिविटी कितनी लंबी चलने वाली है, ये दो चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एनर्जी सिस्टम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये एक बहुत ही सिंपल टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा आएगा ये तीन एनर्जी सिस्टम्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी सिस्टम्स मैंने लिखी है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन यूज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल चीज लिखी है कि आप कितने स्टेप्स में एटीपी प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस सेशन में कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, टीसीए साइकिल क्या है, वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ आपको स्टेप्स गिनवाऊंगा कि कितने स्टेप्स में एटीपी आपको मिल जाएगा। और दूसरा यहाँ पे पावर लिखा है मैंने, तो पावर का मतलब है कि कितने एटीपी ये सिस्टम देने वाली है और कितना जल्दी देगी, तो वो चीज़ मैंने लिखी है। और यहाँ पे दिखा है मैंने कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का मतलब है कि उसका टैंक या उसका सप्लाई कितनी देर तक आपको मिल सकता है। तो हम देखते हैं एटीपी पीसी सिस्टम। तो हमने ऊपर बात की कि एटीपी पीसी सिस्टम में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे हमने नो लिख दिया है। एक ही स्टेप में ये एटीपी प्रोड्यूस कर देता है। जैसे फॉस्फोक्रिएटिन है, तो वो उसका फॉस्फेट रिलीज कर देता है, और जो एटीपी ब्रेक डाउन होके एडीपी बना था लास्ट स्लाइड में हमने देखा, तो वो एडीपी में ये फॉस्फेट जुड़ जाएगा, और ऐसे हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक सिंपल स्टेप है। तो वो एक स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस करता है, और उसका पावर आउटपुट बहुत हाई है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता है और बहुत क्विकली देता है, इसलिए उसका पावर आउटपुट हाई है। और जब पावर आउटपुट हाई होता है तो हमें पता है कि कैपेसिटी हमेशा लो हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम पे। उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर उसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा है। और जब स्टेप्स ज़्यादा हो गया मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब पावर आउटपुट थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हमें मॉडरेट पावर आउटपुट मिला है, और उसकी कैपेसिटी भी मॉडरेट है। और नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो उसमें डेफिनेटली ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है, तो हम काफ़ी ऑक्सीजन लेते रहेंगे। और इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, पर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है ये, पर टाइम बहुत ज़्यादा लगाने के वजह से हम इसे लो पावर आउटपुट बताएंगे। और कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टाइम तक ये एनर्जी दे सकता है हमें, और इसलिए इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। आई होप सभी को यहाँ तक समझ आ गया हो। अब मैं एक बहुत ही इजी वे में आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि कैसे एनर्जी आपको मिलती है फॉर यूज।
तो यहाँ पे हमने एक पाइपलाइन दिखा दी है जो हमें एनर्जी देने वाली है कोई भी काम करने के लिए। और आपने देखा कि यहाँ पे एक एटीपी का बाथ टब है, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये सारे जो है वो बाथ टब्स है अलग अलग। तो एटीपी का बाथ टब हमें हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। नाउ सपोज करो कि हम बहुत हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो ये जो नॉब है हमने यहाँ पे टैप रख दिया है, तो ये टैप हमने खोल दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ से एटीपी की सारी एनर्जी पास ऑन होती गई। अब जब एटी अब जब हमें बहुत सारा कार्य करना है, बहुत सारा काम करते रहना है, तो एटीपी की टैंक तो फुल रखनी है। तो ये टैंक फुल रखने के लिए बॉडी ने हमें 3 एनर्जी सिस्टम दी है, वो भी हमने बात किया पहले। तो वो 3 एनर्जी सिस्टम्स क्या है, एटीपी पीसी सिस्टम, ग्लाइकोलिटिक सिस्टम और ऑक्सीडेटिव सिस्टम। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही एटीपी की टैंक खाली होने लगती है, तब एटीपी पीसी सिस्टम ज्यादा मदद करने लगता है। क्यों? आपने देखा कि इसकी पाइप की लेंथ भी देखो, बहुत ज्यादा डायामीटर है, पर इसकी टैंक बहुत छोटी है। तो ये क्या होगा, बहुत कम समय तक एनर्जी दे पाएगा एटीपी में। तो जैसे ही वो खत्म हो जाती है टैंक, या ये खत्म होने लगती है, तब क्या होता है, ग्लाइकोलिटिक टैंक, इसकी पाइप देखेंगे आप तो इससे थोड़ी कम है पर इससे थोड़ी ज्यादा है। तो अब ग्लाइकोलिटिक टैंक हमें एनर्जी सप्लाई करने लगेगी। और ग्लाइकोलिटिक टैंक जब अब एनर्जी सप्लाई करती है, तब उसकी भी टैंक थोड़ी थोड़ी खाली होने लगती है। तो ये टैंक जब खाली होने लगती है, तो आप 2 चीज ध्यान रखना। एक कि इंटेंसिटी थोड़ी कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप ये एनर्जी सिस्टम से ये एनर्जी सिस्टम पे आते हैं, आपकी इंटेंसिटी, एफर्ट देने की क्षमता आपकी थोड़ी कम होने लगती है। तो ग्लाइकोलिटिक टैंक थोड़ा लंबा समय चलेगी पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब जब ये टैंक भी खाली हो गई, तब हम हेल्प लेने जाते हैं ज्यादातर ऑक्सीडेटिव सिस्टम पे। तो ऑक्सीडेटिव सिस्टम की पाइप आपने देखी बहुत लंबी है, तो उसका टाइम ज़्यादा लेती है, जैसे हमने पहले बात किया कि बहुत सारे स्टेप्स है अलग अलग। तो ऐसे वे में हमने देखा कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम अब एनर्जी देने लगी। तो ये एक सिंपल बाथ टब मॉडल है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, कैसे एनर्जी आपको मिलती है उस चीज़ के लिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम जो आपकी एरोबिक सिस्टम है, वो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम और एटीपी सीपी सिस्टम या पीसी सिस्टम में हेल्प करती है। कैसे? जब आप एटीपी पीसी सिस्टम पे वर्क करते हैं या जब आप शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, तब आपका ये दोनों एनर्जी सिस्टम्स यूज होते हैं। अब इंटर रेपिटेशन जो आपको रिकवरी देती है, तो वो जो रिकवरी देती है वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम देती है। तो आपने देखा कि इसकी ट्यूब ग्लाइकोलिटिक सिस्टम और एटीपी पीसी सिस्टम तक भी जाती है। आई होप सभी को यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट हम थोड़ा प्रैक्टिकल चीज पे अब आते हैं कि इफेक्ट ऑफ इवेंट ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑन प्राइमरी एनर्जी सिस्टम्स। अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो इवेंट का ड्यूरेशन होगा, 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 2 घंटा है, क्या है, वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी इंटेंसिटी, मतलब आपका एफर्ट कितना लगेगा और आपकी कौन सी एनर्जी सिस्टम यूज होने वाली है। तो अब ये एक टेबल है जो मैंने एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग की बुक से ली है। तो यहाँ पे हमें दिया है ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, इंटेंसिटी ऑफ इवेंट, प्राइमरी एनर्जी सिस्टम कौन सी यूज होगी, और वर्क टू रेस्ट रेशियो कितना होना चाहिए। तो जब 0 to 6 सेकेंड्स का कोई एक्टिविटी है, जैसे हम मान लेते हैं कि 40 मीटर डैश हम लगा रहे हैं, तो 40 मीटर 6 सेकेंड के अंदर तो खत्म हो ही जाएगा। तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो उसमें एनर्जी सिस्टम
जो हमें यूज होगी वो है फॉस्फोजन सिस्टम या एटीपी पीसी सिस्टम। और उसमें हम वर्क टू रेस्ट रेशियो अगर देखेंगे, सपोज हम 2 रेपिटेशन लगा रहे हैं या 3 रेपिटेशन लगा रहे हैं, तो उसके बीच में हम जो ड्यूरेशन लेंगे वो है 1 सेकेंड के बराबर 12 सेकेंड का रेस्ट। कि अगर आप 1 सेकेंड का वर्क करते हैं तो आप 12 सेकेंड रेस्ट लेंगे। अगर आप 2 सेकेंड वर्क करते हैं तो आप 24 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। तो ऐसे ही आप वर्क टू रेस्ट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वैसे ही अगर 6 से 30 सेकेंड का कोई ड्यूरेशन की एक्टिविटी है, मान लो कि आप 200 मीटर दौड़ रहे हैं, तो 200 मीटर क्या है, एक फॉस्फोजन प्लस फास्ट ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी सिस्टम यूज होगी उसमें। ठीक है। अब ये फास्ट ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और स्लो ग्लाइकोलाइसिस वो चीज है जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी और सेम वर्क टू रेस्ट रेशियो है, पर जब आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आप रेस्ट रेशियो भी बढ़ाएंगे। तो अगर आप 1 सेकेंड का वर्क कर रहे हैं तो 20 सेकेंड आप रेस्ट लेंगे। नेक्स्ट, 30 सेकेंड से 2 मिनट की अगर कोई एक्टिविटी है आपकी, तो वो हाई इंटेंसिटी इवेंट मानी जाती है और उसमें फास्ट ग्लाइकोलाइसिस यूज होता है। जैसे अगर आप 400 मीटर या 800 मीटर दौड़ते हैं तो आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड जमा होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि फास्ट ग्लाइकोलाइसिस फेज चलता है और रेस्ट ना मिलने के कारण आपको उसमें आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होता रहता है और ऑक्सीजन भी कम मिलता है। तो वर्क टू रेस्ट रेशियो अगर आपको ये सिस्टम डेवलप करनी है तो वर्क टू रेस्ट रेशियो आपको 1 से 1:3 रखना है। मतलब 1 सेकेंड का अगर वर्क कर रहे हैं आप तो 3 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। मतलब ज़्यादातर हम मानेंगे इसको इनकम्प्लीट रिकवरी। तो वो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी आपका बढ़ाएगा। नेक्स्ट, 2 मिनट से 3 मिनट की अगर कोई एक्टिविटी है तो आपकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती जाएगी, तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी पे आ जाएगा। और इसमें धीरे धीरे जैसे फास्ट ग्लाइकोलाइसिस डाउन होता जाएगा, आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम ऊपर आता जाएगा। तो वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम मतलब एरोबिक सिस्टम थोड़ी थोड़ी एनर्जी देना स्टार्ट करेगा। और इसमें वर्क टू रेस्ट रेशियो आप 1:3 या 1:4 रखेंगे। अब 3 मिनट से ज़्यादा की कोई भी एक्टिविटी होती है तो आपकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और आप ऑक्सीडेटिव सिस्टम का सहारा लेना शुरू कर देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा की एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है। तो उसको अगर डेवलप करना है तो 1:1 रेशियो या 1:3 का रेशियो आप रख सकते हैं। अगर बिगनर एथलीट है तो मैं चाहूँगा कि आप 1:3 रखें, और जैसे जैसे एथलीट एलीट होता जाता है या जैसे जैसे इंटरमीडिएट पे आता है आप 1:1 का रेशियो रख सकते हैं। अब मुझे पता है आप एक क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मच ट्रेनिंग वॉल्यूम यू गिव, आपको कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क देना चाहिए अगर आप ये सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करवा रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन आंसर है कि ये सिर्फ एनर्जी सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज आप क्या डेवलप करवाना चाह रहे हो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, आपके एथलीट का क्या ट्रेनिंग एज है। तीसरा, एथलीट का ट्रेनिंग स्टेटस क्या है। चौथा, कंपटीशन का टाइम कब है। और पांचवा, रिकवरी विद इन अ ट्रेनिंग पीरियड कितना है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा और रीजंस हो सकते हैं, पर हमने अभी 5 रीजंस लिए हैं। और मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप वॉल्यूम डिटरमाइन नहीं कर सकते कोई भी एक्टिविटी का अगर आपको सिर्फ एनर्जी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एनर्जी सिस्टम से आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा, आपको ये सारी चीज़ भी ध्यान देनी पड़ेगी। पर मैं एक एग्जांपल दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे एथलीट्स के साथ।
मैं 95% रूल फॉलो करता हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं 6 सेकंड का वर्क करवा रहा हूँ एथलीट को, तो पहले मैं देखता हूँ फर्स्ट रेपिटेशन में कि 6 सेकंड में मेरा एथलीट कितना दौड़ पाया है। तो सपोज वो 6 सेकंड में 60 मीटर दौड़ पाया है, तो अब 60 मीटर्स का मैं 95% निकालूंगा। तो जो भी आता है, सपोज मैं 55 लिख देता हूँ या 57 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 57 मीटर्स वो 6 सेकंड में कितने रेपिटेशन में मेंटेन कर पा रहा है विथ गिवन रेस्ट पीरियड। मतलब मैं इतना रेस्ट तो उसको दे ही रहा हूँ हर एक रेपिटेशन के बीच, पर वो हर एक रेपिटेशन में क्या 57 मीटर्स या उससे ज्यादा लगा पा रहा है। अगर वो लगा पा रहा है तो मैं उसकी एक्टिविटी कंटिन्यू रखवाऊंगा, क्योंकि मैं डेवलप करवाना चाह रहा हूँ उसका फॉस्फोजेन सिस्टम। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या डेवलप करवाना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से आप ये चीज कर सकते हैं। तो 95% रूल आप फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आता हूं रिकवरी टाइम्स अंटिल नेक्स्ट हाई इंटेंसिटी सेशन। मतलब आप कितना रिकवरी टाइम देंगे एक एनर्जी सिस्टम पे वर्क करने के बाद दूसरे हाई इंटेंसिटी सेशन वही एनर्जी सिस्टम का लेना है। तो अगर आप एटीपी सीपी या एटीपी पीसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको 48 आवर्स प्लस का रिकवरी टाइम देना जरूरी है दो हाई इंटेंसिटी सेशंस के बीच। मतलब मिनिमम 2 दिन का गैप आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप ग्लाइकोलिटिक सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या लैक्टिक एसिड पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको 48 आवर्स प्लस वर्क रेस्ट इंटरवल देना जरूरी है दो हाई इंटेंसिटी सेशंस के बीच। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसेंट्रिक ट्रेनिंग या असिस्टेड ट्रेनिंग। तो ये क्या होता है, वेट ट्रेनिंग में हम इसेंट्रिक ट्रेनिंग बोलते हैं ज़्यादातर, कि आप अगर मसल लेंथनिंग पे वर्क कर रहे हैं सिर्फ, तो उसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होता रहता है। तो इस वजह से उसको ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है फॉर रिकवरी। और असिस्टेड ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि सपोज मैंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जगह पे वो जो रेजिस्टेंस कॉर्ड था आगे लगा दिया है मेरे, ताकि वो मुझे हेल्प करे रनिंग में। या आप डाउनहिल रनिंग कर रहे हैं, तो डाउनहिल रनिंग में क्या होता है, आपको एक असिस्टेंस मिलता है फास्ट रनिंग में। तो वो सब एक्टिविटीज अगर आप करवा रहे हैं एथलीट को, तो उनको ज़्यादा रेस्ट देना ज़रूरी है। और वो रेस्ट पीरियड 48 से 72 आवर्स प्लस रेस्ट इंटरवल देना क्या ज़रूरी है। और इसलिए सिर्फ एक सेशन वीकली आप इसका दे सकते हैं एट द मैक्स। और लास्ट है ऑक्सीडेटिव सिस्टम आपका, और वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम कम समय में आपका रिकवर हो जाता है। तो आप रिकवरी पीरियड्स के लिए ये चीज़ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये 24 घंटे में मैक्सिमम रिकवरी ले लेगा। तो अब आप मुझे क्वेश्चन करेंगे कि एटीपी पीसी सिस्टम, एटीपी हमने देखा था कि 3 से 5 मिनट में रिकवर हो जाता है, लास्ट सेशन में हमने ये देखा था अडेप्टेशन वाले। पीसी सिस्टम 8 से 15 मिनट में रिकवर हो जाएगा, या ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम 20 से 24 घंटे में रिलैक्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 48 प्लस आवर्स, 72 प्लस आवर्स या 24 घंटे क्यों लिखा है, राइट? सो इसके पीछे रीजन ये है कि सिर्फ एनर्जी सिस्टम वर्क नहीं कर रही है आपकी। जब आप एटीपी सीपी सिस्टम या एटीपी पीसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तब आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी वर्क कर रहा है। मतलब आपके मसल्स और आपके न्यूरॉन्स या ब्रेन भी वर्क कर रहा है उसके साथ साथ, और उसको रिकवर करने करते आपको इतना ड्यूरेशन लग जाता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 48 प्लस आवर्स लिखे हैं ट्रेनिंग रिकवरी में। क्लियर? सो अब आप कभी भी ऐसा कोई चार्ट देखते हैं जिसमें आपको दिखता है कि 100 मीटर इवेंट है, 10 सेकंड का इवेंट है, तो एटीपी सीपी सिस्टम 53% मिलता है, लैक्टिक
में से 44% मिलता है, एरोबिक में से 3% मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आप ये सब देख रहे हैं तो आई होप अब आपको समझ आ जाएगा कि ये सब क्या है। तो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर 100 मीटर की इवेंट है जो 10 सेकंड की चल रही है, तो एटीपी सीपी का कंट्रीब्यूशन अगर हम इसको टोटल करें तो 100% होना चाहिए। तो एटीपी सीपी सिस्टम का कंट्रीब्यूशन 53% का है। ये क्यों है? क्योंकि 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड्स क्या होता है, पहले 2 सेकंड के लिए सीपी बहुत तेजी से एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे 5 सेकंड पे आता है उसकी एनर्जी लेवल थोड़ा प्रोविजन जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो थोड़ा कम होने लगता है, और ग्लाइकोलिटिक चेन या ग्लाइकोलिटिक कर्व ऊपर आता रहेगा। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा। आई होप सभी को दिख रहा है। यस सर। सो सपोज करो ये ग्राफ है, यहाँ पे हम इंटेंसिटी लेंगे परसेंटेज में, तो यहाँ पे 100% है और यहाँ पे 0% है, और यहाँ पे हम ड्यूरेशन ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 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 स्टार्ट होता है हमारा रेस, तब एटीपी बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और 2 सेकंड तक में वो एनर्जी खत्म हो जाता है। सीपी स्टार्ट होता है, पहले 2 सेकंड में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देता है, फिर क्या होता है उसकी एनर्जी थोड़ी 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 कम होने लगती है, और 10 सेकंड आते आते उसका एनर्जी पूरे का पूरा खत्म हो जाता है, और इसलिए फॉस्फोजन सिस्टम 10 सेकंड के करीब चलता रहता है। फिर क्या होता है, मैं अलग कलर यूज करता हूँ। फिर क्या होता है, ग्लाइकोलिटिक सिस्टम भी है, जैसे मैंने बोला था सभी सिस्टम एक साथ शुरू होती है, तो सभी सिस्टम एक साथ शुरू होती है। 5 सेकंड पे आते आते ग्लाइकोलिटिक सिस्टम उसका चार्ज लेने लगती है, और इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिखाया है। और फिर 2 मिनट के करीब करीब ग्लाइकोलिटिक सिस्टम चलता रहेगा और फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो है वो है एरोबिक सिस्टम। तो वो क्या करता है, धीरे 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 उसकी एनर्जी देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, और 2 मिनट के करीब आते आते उसका ये पॉइंट जो है वहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने लगेगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी एक्टिविटीज देखते हैं जो जैसे कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि 53% कंट्रीब्यूशन एटीपी का है, तो हमने देखा कि 10 सेकंड की इवेंट है वो, तो सिर्फ एटीपी का कंट्रीब्यूशन अगर हम 5 सेकंड तक देखने जाए तो 53% तक वो दे देता है। फिर लैक्टिक या ग्लाइकोजन सिस्टम, ग्लाइकोलिटिक सिस्टम शुरू हो जाती है, और वो 44% ऑफ द कंट्रीब्यूशन देती है, और साथ ही में एरोबिक सिस्टम 3% के करीब एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे ऐसे मैराथन तक अगर हम आते आते देखें तो 2 घंटे 10 मिनट तक की ये रेस चलती है। तो एरोबिक कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। ऑल राइट ऑल राइट। वन सेकेंड। हाँ, अब विजिबल होगा आई सपोज। यस सर, अभी हो गया। ऑल राइट। हाँ सर। तो मैं बात कर रहा था 100 मीटर्स की, कि जैसे आप देख रहे हैं ये 10 सेकंड की रेस है, पर हमने वो चीज़ भी देखी कि धीरे धीरे सीपी का एनर्जी देना कम होता जा रहा है और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम का एनर्जी देना ज़्यादा होता जा रहा है।
तो इसलिए यहाँ पे 53% ATP दे रहा है एनर्जी, 44% लैक्टिक या ग्लाइकोलिटिक एनर्जी सिस्टम दे रहा है और 3% एरोबिक या ऑक्सीडेटिव सिस्टम दे रहा है। और वैसे वैसे मैराथन की अगर हम बात करें तो 2 आवर्स 10 मिनट्स तक ये रेस ऑलमोस्ट चलती है और 80% इसमें सिर्फ एरोबिक सिस्टम एनर्जी देता है और बाद में फैट का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जिसको फैटी एसिड एनर्जी सिस्टम बोलते हैं और वो 20% एनर्जी देता है। तो आई होप अब आपको ये चार्ट भी क्लियर हो गया हो और ये डाउट भी क्लियर हो गया हो कि 10 सेकंड की रेस है तो ATP सिस्टम क्यों 100% नहीं देता जब वो 10 सेकंड तक चलता है, राइट। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। तो इतना ही था आज के सेशन में और क्वेश्चन है आज का कि आप ये इंफॉर्मेशन जो आपको मिली वो आप आगे के सेशंस या आगे के ट्रेनिंग प्लान्स में आप कैसे यूज करेंगे, वो चीज़ आप मुझे speedfactory.edu@gmail.com पे भेज दें।